Shut up and sit down. आइए देखते हैं 6.2 ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडेंसिंग डेटा। अब देखिए, आप जब आंकड़े इकट्ठा कर लेंगे उसके बाद आप उसको सजाना होगा, क्योंकि अगर आप आंकड़ों को सही तरीक़ा से नहीं रखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। सपोज अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू एनालाइज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेटर है, वो क्या कर रहा है, उसको 40 जो स्टूडेंट है, ये क्लास में जो 40 विद्यार्थी हैं स्टूडेंट्स, इनका जो मार्क्स है उनका आंकड़ा बनाना है। ठीक है, उस आंकड़े के ऊपर रिसर्च करना है, उसका विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। He collects data and finds that the marks obtained by 40 students in the classes are। अब वो क्या करता है, आंकड़ों को इकट्ठा करता है और यह पाता है कि जो कक्षा है, जो क्लास है, उसमें जो 40 विद्यार्थी हैं उनके मार्क्स क्या हैं, 20, 25, 28, 27, 34, 31, 30, 32, 33, 40। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको 40 मिल जाएंगे। ठीक है, 43, 43, 40, 43, 42, 43, 42, 45, 43, 47, ये क्या है, ये सब मार्क्स है। अब ये जो डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब इसी डेटा का इस्तेमाल करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, पुट योर सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। अब सोचिए कि आप इन्वेस्टिगेटर थे। इन विच एस्पेक्ट ऑफ दिस डेटा विल यू बी इंटरेस्टेड। अब ये जो आपको आंकड़े मिले हैं, इसमें क्या चीज़ है जिस पर आप दिलचस्पी दिखाएंगे, आप इंटरेस्टेड होंगे। परहैप्स यू वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टूडेंट। अब ये हो सकता है कि आप तो यहाँ पे किसी क्लास का देख रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किस स्टूडेंट का आया होगा। यू मे ऑल्सो बी इंटरेस्टेड टू नो द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई अ स्टूडेंट। आप यह भी जान सकते हैं कि सबसे कम मार्क्स किस स्टूडेंट का आया था, या वो मार्क्स कितना था जो सबसे कम था। अनदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी द मार्क्स लेवल अराउंड विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा मार्क्स था जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट थे। तो ये सब क्या है, देखिए एक बार आपको आंकड़े मिल गए, अब उस आंकड़े से आप अलग अलग तरह का रिसर्च कर सकते हैं। द अबव डेटा आर अनऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो डेटा देखे थे, ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आगे पीछे कोई नंबर। अब देखिए 20, 25, 28, 27, 34, 31, 43, 43, 40, 43, तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, इसको पहले हम लोग को सजाना होगा। To refine this data for comparison and analysis, it should be arranged in an orderly sequence or into groups on the basis of some similarity। अब ये जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े में अगर आपको तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, इस पे आपको विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, तो आपको इसको एक क्रम से सजाना पड़ेगा। ठीक है, या तो आपको इसका समूह, ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसमें कोई सिमिलैरिटी होगा। अभी मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि ये क्या ऐसे होगा, क्या होगा। ठीक है, द होल प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग द डेटा इंटू सम मीनिंगफुल अरेंजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स एनालिसिस ऑफ डेटा। अब देखिए जो पूरा तरीका है जिसमें हम लोग आंकड़ों को अरेंज कर रहे हैं, उसको ग्रुप कर रहे हैं, उसका समूह बना रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा कि जो भी आंकड़े आपके सामने आएंगे वो आंकड़े अब आप समझ पाएंगे। डेटा कैन बी अरेंज्ड इन 2 फॉर्म्स। अब जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उनको 2 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं। एरे एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक एरे होता है और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार आप डेटा को अरेंज करेंगे। अगर आपको एरे मेथड चाहिए तो आप एरे का इस्तेमाल करेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेटर के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि वो कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एरे के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब एग्ज़ाम में इससे भी संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें आपके आती हैं, तो ध्यान से पढ़िए। हमारे अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तब तो आपको पता है हर वीडियो का नोट्स है। अगर आप यूट्यूब में पढ़ रहे हैं तब आपको
ये पता होगा कि यूट्यूब में कुछ ही वीडियोज़ हैं, सारे वीडियोज़ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में ही दिए रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एरे को देखते हैं। अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल सीरीज इज अ सिंपल एरे ऑफ डेटा। जब हम लोग एक एक करके आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो जो कि बहुत ही साधारण रहता है, सिंपल एरे रहता है, ठीक है। अब देखिए इसको और क्या कहते हैं। एरे को हिंदी में श्रृंखला कहते हैं, सारणी कहते हैं, ठीक है। बोल रहा है एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इज कॉल्ड एरे। रॉ डेटा मतलब जो आप आंकड़े सबसे पहले इकट्ठा किए, ठीक है, जो आगे पीछे हैं, उनको जब आप एक तरीके से, एक व्यवस्थित ढंग से सजा देते हैं, तब उसको कहते हैं हम लोग श्रृंखला या सारणी एरे। एरे आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो एरे होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एरे सामान्य सारणी सिंपल एरे एंड फ्रीक्वेंसी एरे जिसको आवृत्ति सारणी कहते हैं। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आगे। पहला सिंपल एरे। अ सिंपल एरे इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए सिंपल एरे में क्या है, सिंपल या तो आप असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उनको सजाएंगे। अब असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ा से छोटा। कहने का मतलब मान लीजिए 4, 6, 3, 2, 9 ये एक डेटा था आपके पास, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको आप असेंडिंग कीजिए, ठीक है। तो असेंडिंग आप कैसे करेंगे? छोटा से बड़ा, सबसे छोटा 2 है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 9। अगर यही मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलूं तो डिसेंडिंग में आपको क्या करना है? बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा है 9, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, ठीक है। तो जैसा समझ में बोलेगा या जैसा ज़रूरत होगा उस हिसाब से आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। आगे देखिए, लेट अस कंस्ट्रक्ट द सिंपल एरे ऑफ द डेटा अबाउट द मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो आपको मार्क्स दिया हुआ था, यहाँ पे कुछ मार्क्स है, ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स हैं, ये मिला के जो 40 स्टूडेंट का आपको मार्क्स दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या करना है? एक सिंपल एरे बनाना है। द डेटा इन टेबल 6.1 इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इन टेबल 6.2 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए हम लोग दो टेबल देखेंगे, दो तालिका देखेंगे। 6.1 जो टेबल है वो असेंडिंग ऑर्डर का है, मतलब छोटा से बड़ा का, और 6.2 डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा का। देखिए ये है वो टेबल, इस तरह से आपको बनाना है, बहुत ही साधारण और आसान है। टेबल 6.1 असेंडिंग एरे ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट इन अ क्लास। कक्षा के 40 छात्रों का प्राप्तांक की वृद्धिमान क्रम में स्टैंडिंग। अब वृद्धिमान क्रम मतलब असेंडिंग, छोटा से बड़ा। अब देखिए 20, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, फिर 35 क्योंकि 35 दो बार था, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 40, 40। अब जो अंक, जो नंबर जितना बार है उतना बार यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है, और छोटा से बड़ा ये होता जा रहा है। टेबल 6.2 डिसेंडिंग एरे ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट इन क्लास। अब डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा। तो देखिए सबसे बड़ा 58 है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो डेटा है यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स नज़र आएंगे और यहाँ पे कुछ नंबर्स नज़र आएंगे। इसमें सबसे बड़ा जो था वो था 58, तो 58 से स्टार्ट हुआ और आस्ते आस्ते देखिए बड़ा से छोटा होता जा रहा है वही 40 स्टूडेंट का मार्क्स। असेंडिंग में छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा। ये आप स्कूल में भी पढ़े होंगे। आगे देखिए, द अबव एरेज रिवील इंफॉर्मेशन ऑन 2 पॉइंट्स क्लियरली। अब ये जो एरे है, यहाँ पे हम लोग जो सारणी बनाए हैं, इसमें 2 बातें स्पष्ट होती हैं। 1, द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टूडेंट्स आर 58। अब देखिए
सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या है, 58 इज द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही था। 2 द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टूडेंट आर 20। अब सबसे कम मार्क्स क्या था, 20। तो ये दो चीज़ हम लोग को पता चल गया। Organizing the data in the form of simple array is convenient if number of items is small. अब देखो, जब आपके जो आंकड़े होते हैं उनकी संख्या कम होती है, ठीक है, तब आप सिंपल एरे असेंडिंग डिसेंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। As the number of item increase, the series becomes too long and unmanageable. अब जैसे ही आपका जो आइटम है वो बढ़ता जाएगा तो आपका जो सीरीज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। एज सच देयर इज अ नीड टू कंडेंस डेटा। अब इस परिस्थिति में क्या होगा कि हम लोग को जो आंकड़े हैं उनको संक्षिप्त रूप देना होगा। मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी एरे इज वन मेथड ऑफ कंडेंसिंग डेटा। तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं आवृत्ति सारणी, जब हम लोग ये बनाएंगे तो हम लोग डेटा कंडेंस कर पाएंगे, मतलब उसको संक्षिप्त रूप दे पाएंगे, छोटे में डेटा लिख पाएंगे। कैसे होगा अभी ये भी मैं आपको बताऊंगा। 2 फ्रीक्वेंसी एरे, आवृत्ति सारणी। Frequency array is a series formed on the basis of frequency with which each item is repeated in series. अब देखिए, फ्रीक्वेंसी एरे में क्या हो रहा है कि जितना भी आइटम है, जितने भी आंकड़े हैं जो रिपीट कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। द मेन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी एरेज आर। अब देखिए, जब आपको फ्रीक्वेंसी एरे बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा। Prepare a table with 3 columns, first of values of items, second of tally sheet and third of corresponding frequency. सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना होगा, ठीक है। अब वो जो टेबल है उसमें 3 आइटम होगा। पहला आइटम होगा वैल्यू ऑफ आइटम्स, दूसरा होगा टैली शीट और तीसरा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अपीयर्स इन अ सीरीज। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, एक आइटम, एक आंकड़ा जो आपको डेटा दिया गया है उसमें कितना बार वो आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन टेबल 6.1 द मार्क्स 43 अपीयर्स 5 टाइम्स, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 43 इज 5। अब ध्यान से देखिए, ये है टेबल 6.1, यहाँ पे जो 43 है ये 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 5। 40 का फ्रीक्वेंसी ये 3 बार आया है तो 3, ठीक है। Put the items in first column in an ascending order in such a way that what item is reordered once only. अब देखिए, आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा करके सबसे पहला जो कॉलम होगा वैल्यू ऑफ आइटम उसमें लिखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक आइटम, एक आंकड़ा एक ही बार लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। प्रिपेयर द टैली शीट इन सेकेंड कॉलम मार्किंग 1 बार फॉर 1 आइटम। अब देखिए, आपका 3 है, ठीक है। एक है आपका वैल्यू, ठीक है, एक है टैली शीट और लास्ट है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां पे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब टैली शीट में आपको मार्क करना है, ठीक है। कैसे, अगर 1 है, फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 बार, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 1 2 3, 4 है तो 1 2 3 4 और 5 है तो 1 2 3 4 और क्रॉस, 6 है तो 1 2 3 4 क्रॉस, उसके बाद 1, ठीक है। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। मान लीजिए 11 है तो 1, ये थोड़ा टेढ़ा होगा, 1 2 3 4 क्रॉस, 1 2 3 4 5 10, ये 10 हुआ, ये 1 11। मेक ब्लॉक्स ऑफ 5 टैली बार्स टू अवॉइड मिस्टेक्स इन काउंटिंग। अब देखिए, जब जैसे ही 5 होगा तो उसका एक ब्लॉक कर देंगे हम लोग। नोट दैट एवरी 5th बार इज शोन बाय क्रॉसिंग द प्रीवियस 4 बार्स लाइक, देखिए ये हो गया 4 से 5 आया तो आप उसको काट दिए, ठीक है। अब बहुत लोग देखिए, ये 1 2 3 4 आप ऐसे भी काट सकते हो, 1 2 3 4 आप ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है।
काउंट द टैली बार्स एंड रिकॉर्ड द टोटल नंबर इन थर्ड कॉलम। आप देखिए, जैसे यहाँ पे आपको पता चला कि 43 5 बार है, तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 5 लिखते, यहाँ पे 43 होता और यहाँ पे ये 5 होता। 43 5 टाइम्स है। दिस कॉलम विल रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग बार। अब ये जो थर्ड कॉलम है ये हम लोग को बताएगा कि वो जो आंकड़ा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। लेट अस नाउ एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे टेबल देखेंगे। इन टेबल 6.3 डेटा अबाउट द मार्क्स इज अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर इन फर्स्ट कॉलम। It helps to find not only the maximum and minimum but also makes it easy to draw bars. अब देखिए करना क्या है आपको। अब मैं एक टेबल दिखाऊंगा 6.3, उसका जो सबसे पहला कॉलम है वहाँ पे जो मार्क्स है 40 स्टूडेंट का, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, छोटे से बड़े में लिखा गया है। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या था, सबसे कम मार्क्स क्या था। साथ ही साथ हम लोग जब बार बनाएंगे, ये जो बार्स है इसको बार कहते हैं, ये बार्स बनाने में हम लोग को आसानी होगी। तो आइए देखिए। नाउ फॉर ईच मार्क लेवल मेक 1 बार, ये हो गया बार इन सेकेंड कॉलम, एंड क्रॉस द आइटम फ्रॉम द डेटा। अब देखिए क्रॉस द आइटम फ्रॉम द डेटा का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए यहाँ पे 20 है, 20 एक बार आया है तो एक बार दिए हैं और इसको 1 लिखे हैं। तो जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब अब आप इसको वापस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिर 25 एक बार आया था 1, 27 एक बार आया था 1, 28 एक बार आया था 1। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ तक 34 तक उस डेटा में सब कुछ एक एक बार आया, ठीक है। 35 2 बार आया है तो यहाँ पे 2 बार करके यहाँ पे 2 लिखे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 35 2 टाइम्स है, देखिए 1 2। अगर आप बोलेंगे सर मेरे को तो ऐसे नहीं देगा, यहाँ पे आप अगर इस डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 35 जो है यहाँ पर एक बार 2 बार आया, ठीक है। तो आपको जिस तरह से भी डेटा देगा आप उसका इस्तेमाल करके सही तरीके से परीक्षा में लिख पाएंगे। आगे देखिए 36 एक बार आया है, 37 एक बार, फिर 38 भी 2 बार। यहाँ देखिए 40 3 बार आया है तो यहाँ पे 3 लिखे हैं और बार 3 है। 43 आपका 5 बार आया तो 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी सब एक बार या 2 बार आया है। तो यहाँ पे जब आप इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये 40 आएगा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने थे 40, और ये मार्क्स है। सबसे कम मार्क्स 20, सबसे ज़्यादा 58। और कौन सा मार्क्स सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को आया है? 43 ऐसा मार्क्स है जो 5 स्टूडेंट को आया है। The main limitation of frequency array is that it does not give the idea of the characteristics of a group. अब देखिए जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी एरे था, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कमी है वो क्या है कि ये हम लोग को ये नहीं बता पाता है कि जो हम लोग ग्रुप बना रहे हैं उसकी विशेषता क्या है, ठीक है। आगे देखिए। For example, it does not tells us how many students have obtained marks between 40 and 45. अब मान लीजिए आपको कोई रेंज दिया जाता, ठीक है। ये बताओ कि 40 से 45 मार्क्स कितने बच्चों का आया, 20 से 25 मार्क्स कितने बच्चों का आया, 30 से 40 मार्क्स कितने बच्चों का आया। तो ये जो ग्रुप है, ये जो समूह है, ये हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आगे देखिए। Therefore, it is not possible to compare characteristics of different groups. तो अलग अलग जो समूह है, ठीक है। अब मान लीजिए आप समूह 5-5 का बना सकते हैं, जैसे 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20। तो ये जो अलग अलग ग्रुप्स है इसको आप नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो फ्रीक्वेंसी एरे देखे थे वो अब हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ पे हम लोग अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे और ग्रुप्स के हिसाब से हम लोग डेटा एनालाइज कर पाएंगे।